दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे धर्म के मुताबिक जो देवियाँ हैं हमारी, वो तो पूजनीय और सम्मानीय हैं ही, लेकिन इसके अलावा हमारे समाज में भी कुछ ऐसी देवियाँ हैं जिन्हें हमें कम से कम सम्मान देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो सहयोग भी। एक ऐसा ही मुद्दा मैंने इस कहानी में उठाया है। कहानी का शीर्षक है देवी। वो मुझे पहली मुलाकात में ही आकर्षक लगी थी। सांवला मलिन सा चेहरा, दुबले पतले हाथ, उलझे रूखे बाल, जैसे सालों से उनमें कभी तेल नहीं लगा हो। कपड़े भी गंदे, अस्त व्यस्त, फिर भी मुझे वो अच्छी लगी थी। शायद उसकी आंखें मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। उन आंखों में गजब की कशिश थी। बिना मुंह से कुछ कहे उसकी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तो चातक की तरह उस स्वाति बूंद का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि उन दिनों घरेलू काम में सहयोग के लिए मेरे पास कोई नहीं था। अगले दिन से आने का वायदा करके वो चली गई थी। शाम को मेरे पति मेरी नासमझी पर लगातार मुझे भाषण देते रहे थे। ऐसे कोई सड़क पर चलते किसी इंसान को अपने घर में रख लेता है क्या? लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, कम से कम आधार कार्ड तो पूछा होता। क्या सोचकर तुमने उसे ईमानदार माना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया था, उसके 2 छोटे बच्चे, वो उसकी आंखें। अपनी बातों का आशातीत असर न देखकर मेरे पति पैर पटकते हुए बाहर चले गए थे। पड़ोसी गुप्ता जी से घटना का जिक्र करने, वो उनकी राय लेने। अगले दिन सुबह वो काम पर आ गई थी। मुझसे पूछा था कि झाड़ू कहाँ रखी है। साथ में कैफियत भी दी थी, कल से मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूंगी, सिर्फ आज काम समझा दीजिए। उसके बर्तन धोते समय वहीं रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी और उससे घनिष्ठता बनाने की कोशिश की थी। तुम्हारे पति क्या करते हैं कमला? हाँ, उसने अपना नाम यही बताया था। उसकी आंखें तो सचमुच कमल जैसी थीं। न जाने क्या क्या कह रही थी। उन आंखों की भाषा शायद मैं पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थी, पर वो जो भी थी सीधे दिल तक पहुंच रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया था, मजदूरी मिल जाए तो कर लेता है। घर जाते समय वो ठिठक गई थी। मैंने सोचा था पहले ही दिन उधार मांगेगी क्या। 2 मिनट रुक कर वो धीरे से बोली थी, दीदी, आप कहें तो कल से बड़ी वाली मुनिया को साथ में ले आया करूँगी। काम भी करवा देगी और बिटिया साथ में रहेगी। मैंने हाँ कह दिया था। माँ बेटी दोनों ही फटाफट मिलकर काम निपटा लेती थी। कुछ दिन बाद मैं इधर उधर के काम भी उसको बता दिया करती थी। मुनिया, जरा मेरे साथ डस्टिंग करवा लेना, शो पीसेस को धीरे धीरे साफ करना, कांच के हैं, टूट जाएंगे, वगैरह वगैरह। जाते समय मैं मुनिया को खाने पीने का सामान, वो कुछ रुपए दे दिया करती थी। छोटी बिटिया, जिसे वो पुन्नी बुलाती थी, आमतौर पर घर में ही रहती थी। शायद उसे अकेले खेलने की आदत हो गई थी। मैंने बच्चों के रखे हुए खिलौने उसके लिए दे दिए थे। कमला की आंखों में एक चमक आ गई थी। दीदी, पुन्नी खुश हो जाएगी। मैंने कमला से कहा था, पुन्नी इतनी दुबली क्यों है? कुछ खाती नहीं है क्या? दीदी, मुझे जितना दूध आता है पी लेती है, ऊपर से नमक चावल खिला देती हूँ, कहकर उसने अपनी आंखें झुका ली थीं। मेरा मन सोचता रहा था कि क्या मेरा दिया हुआ वेतन उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता था।
एक सुबह कमला आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और माथे पर चोट का निशान था। कमला को हंसते या मुस्कुराते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा था, पर उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही उदास थी। मैंने पूछा था कि चोट कैसे लग गई। उसने बस आंखें झुका ली थी। झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी और सच बताना नहीं चाहती थी। किचन में जब मुनिया बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा रही थी तो मैंने धीरे से कहा था, माँ का ध्यान नहीं रखती हो, देखो उन्हें चोट लग गई। तो मुनिया ने तपाक से जवाब दिया था, नहीं दीदी, बापू ने कल कुछ ज़्यादा शराब पी ली थी और माँ को धक्का दे दिया था। माँ दीवार से टकरा गई थी। मैंने राज अपने मन में ही दफना दिया था। अगर कमला अपने घर की बात मुझे नहीं बताना चाहती है तो मैं उसे क्यों कुरे दूं? लगभग हर सप्ताह कमला के शरीर पर अलग अलग जगह चोट के नक्शे बनने लगे थे। मैंने पूछना बंद कर दिया था। किसी की गृहस्थी में मैं क्यों झांकूं? कभी कभी मन में आता था कि कहूं कि थाने जाकर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दे, पर मैं जानती थी कि वो ऐसा नहीं करेगी। जब मुझसे अपना दुख नहीं बांटती तो दुनिया से क्या कहेगी। एक दिन काम खत्म करने के बाद कमला चुपचाप खड़ी हो गई थी। मैं समझ गई थी कि वो कुछ कहना चाहती है। मैंने उससे पूछा था, कुछ कहना है? तो सिर हिलाकर धीरे से कुछ रुपयों की मांग की थी। मैंने बिना पति की रजामंदी के उसे 2,000 रुपये दे दिए थे। बाद में मैंने मुनिया से पूछा था तो उसने बताया था कि बापू ने ठेकेदार की इतनी उधारी कर दी थी कि उसने बापू को ठेके पर ही बिठा लिया था। कमला रुपए चुकाकर उसे घर लाई थी। इन दिनों मेरे पति ऑफिस से आकर हमेशा मुझसे मजाक करते थे, और तुम्हारी कमला का क्या नया समाचार है? तुम कुछ समाज सेवा वगैरह कर रही हो या नहीं? मैं कभी भी पति को विश्वास में नहीं लेती थी और पैर पटक कर चली जाती थी। दिवाली जैसा त्यौहार आने वाला था, बच्चे भी आने वाले थे, इसलिए मैंने छुटपुट तैयारी शुरू कर दी थी। रात को थक कर सोई थी, सवेरे उठकर कमला का इंतजार कर रही थी। सूरज निकलने के बाद भी कमला नहीं आई थी। इसके पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। सो शंका गहराने लगी थी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। तभी दौड़ती हुई मुनिया आई थी। मुनिया जोर जोर से हाँफ रही थी और रोती जा रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया था और बिठाकर पूछा था कि बात क्या है। उसने रोते हुए कहा था, माँ थाने में है। मेरे पूछने पर बताया था कि बापू को अस्पताल ले गए हैं। धीरे धीरे सामान्य होकर उसने जो कुछ बताया था वो ये था कि मुनिया के बापू ने मुनिया का सौदा किसी दलाल से कर लिया था और मुनिया को पकड़कर उसे देने जा रहा था। माँ के बार बार मना करने पर, वो मुनिया के रोने पर भी बापू नहीं माना था, तो माँ ने बापू के सिर पर लाठी से वार कर दिया था। बापू बेहोश हो गया था और पड़ोसी उससे अस्पताल ले गए हैं। माँ खुद ही थाने चली गई है। मैं थाने गई थी। कमला जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने थानेदार से बात की थी तो बोले थे, गहरा घाव है सिर पर, 307 लगेगा। मैंने कमला से कहा था, मैं वकील की व्यवस्था कर दूंगी, परंतु वो चुप रही थी। वो ना में सिर हिला दिया था। उसकी जादुई आंखें झुक गई थीं।
लौटते समय मैं सोच रही थी कि देवी बनने की कोशिश में कितनी औरतें अपनी जिंदगी को नर्क बना लेती हैं और समाज उन्हें कौन सा विशेष सम्मान प्रदान कर देता है। पर मेरा मन निशब्द रुदन कर रहा था कि मौन रहकर ये देवी कहीं नारीत्व की बलिवेदी पर न चढ़ जाए। दुनिया उसे देवी को नहीं जानती, पर मेरे मन ने उससे पहचाना है कि वो सचमुच इस युग की देवी है। नमस्कार।